यह एक रोमांचक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा के विशाल और समृद्ध राज्य सूर्यपुर में एक प्रतापी राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनकी एकलौती बेटी थी राजकुमारी सुरभि। अपनी सुंदरता, विद्वता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। राजा ने राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर धूमधाम से उत्सव मनाया। आसपास के कई राज्यों से राजा, रानी, साधु, संत, व्यापारी आए, मगर सबसे विचित्र तोहफा आया दक्षिण दक्कन के एक साधु की ओर से, एक सोने के पिंजरे में बंद बोलने वाला तोता। यह कोई साधारण तोता नहीं, साधु ने कहा। यह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है, इसे संभाल कर रखना। जब समय आएगा यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राजकुमारी सुरभि पहले तो मुस्कुराई, मगर जब उसने तोते को देखा, उसकी चमकती लाल आंखें, नीले पंख और मानव जैसी आवाज, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो तोता केवल एक पक्षी नहीं, किसी रहस्य का द्वार था। राजमहल में अब सुरभि का ज़्यादातर समय उस तोते के साथ बीतने लगा। वह तोता संस्कृत, फारसी और बहुत सी भाषाओं में बात करता, पहेलियां बुझाता और कभी कभी ऐसे राज खोलता जिन्हें सिर्फ शाही परिवार ही जानता था। एक रात पूर्णिमा की चांदनी ने तोते ने कहा, सुनो राजकुमारी, जब चंद्र उजाला होगा घना, नागवन से उठेगा धुआं, छाया एक आओगी उन बन के दोस्त, मगर ले जाएगी तुम्हारे होश। 3 दिन 3 रात परीक्षा की घड़ी, सच्चाई से मिलना पड़ेगा बड़ी। राजकुमारी चौंक गई। तुम कौन हो? ये सब कैसे जानते हो? मैं तोता नहीं, एक श्रापग्रस्त आत्मा हूँ। मुझे नागवन की नागिन ने श्राप दिया था। तुम्हारे हाथों ही मुझे मुक्ति मिलेगी, उसने कहा है। अगली ही सुबह राज्य में एक अजनबी युवती आई, माया। बेहद सुंदर, चतुर और बोलचाल में कुशल। उसने रानी के कहने पर राजकुमारी की दासी का कार्य संभाल लिया। मगर तोता माया को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगा। छाया आई, छाया आई। राजा ने इसे तोते का पागलपन समझा, लेकिन सुरभि के दिल में संदेह बैठ गया। रात को उसने माया का पीछा किया और देखा वह महल के नीचे बने गुप्त सुरंग से होते हुए काले मंदिर तक जाती है। वहां पर एक पुराना नाग मंत्र पढ़ती है और एक अदृश्य सर्प मूर्ति को प्रसन्न करती है। राजकुमारी को वश में करने का समय आ गया है, माया ने काले देवता से कहा। तोते ने राजकुमारी को रात को जगाया। अब समय आ गया है राजकुमारी, नागवन की ओर जाना होगा, मगर याद रखो 3 दिन तक जो तुम्हें देखो सुनो उस पर भरोसा मत करना। सुरभि ने रात्रि में वेश बदलकर तोते के साथ महल छोड़ा। वे दोनों एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचे, जहां हर पेड़ सांस लेता, छायाएं हंसती और पत्तियां कानों में फुसफुसाती। 3 रहस्यमय द्वार उनके सामने खुले। पहला आग का, दूसरा छाया का, तीसरा यादों का। तोते ने कहा, तीनों द्वारों पर पार करने के लिए सत्य केवल तीसरे में मिलेगा। राजकुमारी ने जब आग के द्वार में प्रवेश किया तो वहां एक विशाल ज्वालामुखी का मुंह था। उस मुंह में उसे अपने बाल्यकाल की यादें दिखाई, उसकी माँ की मृत्यु, पिता की उदासी और उसके अकेले परवरिश। इन आगों से निकलने के लिए तुम्हें अपने डर को जलाना होगा, एक रहस्यमयी आवाज आई। राजकुमारी ने अपनी माँ की पुरानी चूड़ियां आग में डाल दी। यह त्याग था उस मोह का जो उसे रोकता था उस रास्ते को खुलने में। यह द्वार गहरा काला था। जैसे ही सुरभि अंदर गई, माया वहां खड़ी थी, उसे गले लगाने। मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। माँ ने मुझे जंगल में अकेले छोड़ दिया था, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। राजकुमारी भावुक हो गई, मगर तभी तोते की आवाज आई, याद रखो सब भ्रम है। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली और छाया पर वार किया। वो चीखते हुए धूल में मिल गई। तुमने अपने भावनात्मक बंधन पर जीत पाई, तोते ने सराहना करते हुए कहा। तीसरे द्वार के अंदर एक विशाल दर्पण था। उसमें एक युवक को देखा। वह तोता ही था, लेकिन मानव रूप में। मेरा नाम आरव है। मैं नागवन के राजकुमार में से एक था। नागनी ने मुझे शापित करके तोते के रूप में दे दिया, क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई जान ली थी। तुम्हारे आने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी सुरभि। तुम्हें मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुरभि ने पूछा। नागिन को हराना होगा, मगर उसकी शक्ति तब तक रहती है जब तक वह किसी निर्दोष के रक्त से
पूजा करती है। अंत में वह लोग नागवन के मंदिर पहुंचे, जहां नागिन माया असली रूप में थी, आधी स्त्री आधी नागिन। उसकी आंखों में ज्वाला थी और वह पूजा करने वाली थी कि सुरभि ने उसे ललकारा, मेरा सामना कर माया, अब तुम्हारा खेल खत्म। नागिन फुफकारती हुई राजकुमारी पर झपटी, तलवारें चली, मंत्र गूंजे। तोता अब आरव ने अपनी असली शक्ति दिखाई, वह सांपों पर नियंत्रण रखने वाला योद्धा निकला। आखिरकार राजकुमारी ने नागिन के नागमणि पर वार किया, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो गई और सब राख में बदलकर वह बिखर गई। नागमणि के टूटते ही आरव के तोते के रूप में मुक्ति हो गई और वह मानव रूप में आ गया। राजकुमारी और आरव महल लौटे, राजा विक्रम सिंह को सब बताया। उन्होंने आरव को गला लगाकर राज्य का रक्षक का दर्जा दिया। कुछ महीनों बाद राजकुमारी सुरभि और राजकुमार आरव का विवाह हुआ। नागवन को शुद्ध कर उसमें एक ज्ञान आश्रम की स्थापना हुई। तोता अब पिंजरे में नहीं, महल की सबसे ऊंची मीनार में स्वतंत्र उड़ता, कहानियां सुनाता और राजकुमारी की आंखों में झलकता वो पुराना जादू हमेशा जीवित रखता। जहां विश्वास हो, बुद्धि साथ दे, वहां श्राप भी वरदान बन जाता है। शादी के 6 महीने बीत चुके थे। सूर्यपुर में शांति और समृद्धि लौट चुकी थी, मगर एक रात राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से तोते की चीख सुनाई दी, काल लौट आई है, नागिन मरी नहीं, उसने सिर्फ रूप बदला है। राजकुमारी सुरभि की आंखें खुल गई। तोता पंख फड़फड़ा रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, कभी देखा है तुमने अपनी ही परछाई का दूसरा रूप? सुरभि को एक सपना आया, एक काली जीभ, चारों तरफ सांपों के शव और बीच में खड़ी एक सुरभि, मगर लाखे लाल और चेहरा भयानक। सुबह उठते ही महल में खबर फैली कि रानियों की पुरानी हवेली में राजकुमारी सुरभि को देखा गया है, जब वह महल में थी। आरव घबरा गया, लेकिन सुरभि को यकीन नहीं हुआ। कोई उसकी शक्ल और उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। तोता अब गूढ़ भाषा में बोल रहा था। उसने कहा, नागिन की आत्मा अब सुरभि का रूप लेकर वापिस आ चुकी है, पर यह केवल छाया नहीं, यह कायाकल्प। उसका शरीर राख बन गया है, पर आत्मा तुम्हारे रूप में जन्म ले चुकी है, और अगले चंद्रग्रहण पर यदि वह तुम्हें छू लेती है तो असली सुरभि मिट जाएगी हमेशा के लिए। सुरभि, आरव और तोता रात को उस हवेली की ओर निकलते हैं जहाँ नकली सुरभि को देखा गया। हवेली अंदर से पूरी तरह सांपों के छिलकों और पुराने तंत्रिक रेखाओं से भरी थी। वहाँ दीवारों पर किसी ने सुरभि की तस्वीरें खींच रखी थी, पर उनमें आंखें जल रही थी। तो अचानक हवा में घूमते हुए चीख पड़ा, यह सर्पताल का द्वार है, जो यहाँ गया वो वहाँ लौट नहीं सका है। सर्पताल के भीतर एक गुफा में वह पहुंचते हैं। वहाँ बैठी थी सुरभि, मगर उसके काले बाल रक्त जैसे लाल थे। उसकी लाल आंखें टिमटिमा रही थी। वह मुस्कुराई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अब माया नहीं हूँ, मैं कालिका हूँ, सुरभि की परछाई, नागिन का नया रूप। उसके पीछे कई सांप फुफकारते हुए बाहर निकले। आरव अपनी तलवार खींचता, लेकिन वो सभी सिर्फ परछाइयाँ थी। मैं अब किसी शरीर की मोहताज नहीं, मैं साया बन गई हूँ। तोते ने चेतावनी दी, चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। अगर साया तुम्हें छू लेगा तो तुम उस जैसी बन जाओगे और वो तुम्हारा स्थान ले लेगी। राजकुमारी सुरभि ने 3 झूठे विकल्पों को सही पहचान कर सच्ची स्वआत्मा को सुरक्षित करना होगा। एक झील जिसमें उसकी झलक दिख रही है, एक कांच जिसमें आवाज आती है, एक दीप जिसकी परछाई थिरकती है। साया सुरभि असली सुरभि के सामने आती है और दोनों एक जैसी दिखती हैं, आवाज एक जैसी, मगर तोते की चिल्लाहट मदद करती है। जो डर नहीं दिखाए वही असली है। सुरभि दीपक की ओर बढ़ती है और परछाई पर वार करती है। तभी कालिका चीखती है, तू मुझे मिटा नहीं सकती, मैं तुझमें ही हूँ। गहरी बिजली चमकती है, दोनों सुरभियां जमीन पर गिरती हैं। आरव घबरा जाता है। तोता उड़कर दीप के पास जाता है और उसमें नागमणि की एक छोटी रेखा छोड़ता है। दीप अचानक जल उठता है और उस पर दिखता है सच और भ्रम। असली सुरभि के माथे पर नीली रोशनी की बिंदी दिखती है, जो केवल नागमणि के संपर्क से बनती है। कालिका जलकर राख हो जाती है। तोता बोलता है, वह माया नहीं थी, ना ही नागिन, पूरी तरह मई थी। वह तुम्हारी माँ की बहन थी, जिसे बचपन में नागों ने ले लिया था। सुरभि सन्न रह जाती है, इसलिए तुम्हारे रक्त से उसे शक्ति मिलती। तुम्हारा रूप, तुम्हारा नाम ही जिंदा रखा था उसने। सूरज उगता है। सुरभि अब राजमहल की नहीं, आकाश की रानी बन चुकी थी। उसने मीनार के ऊपर एक नया कमरा बनवाया, ज्ञान कक्ष, जहाँ वो रस्माओं और आत्माओं की कहानियाँ लिखती। तोता अब चुप नहीं रहता। हर रात वह कहता, हर आत्मा का एक छाया होता है, पर जब छाया असली को मिटाने लगे तो समझो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंत नहीं था, अगला प्रारंभ था इसी कहानी का। कालिका, जिसने नकली सुरभि का रूप लिया था, उसका नाश हो चुका है, मगर उसकी राख से निकला एक कण उड़ता है और समय की गुफा में जा गिरता है, जहाँ नागलोक का असली राजा नागराज विरोचन सहस्त्र वर्षों से बंद है। अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं और समय उल्टा बहने लगा है। राजमहल में सब उल्टा हो रहा है। पहरेदार पीछे चल रहे, फूल मुरझाकर वापिस कली बन रहे और सुरभि की उम्र घटने लगी है। समय पलट रहा है, कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी है। राजकुमारी सुरभि कहती हैं,
क्या मैं फिर से बच्ची बन जाऊंगी? विरोचन, नागलोक का असली राजा, आज जाग चुका है। उसकी आंखें सोने जैसे चमकती और उसकी सांसों से पेड़ सूखने लगते। नागराज विरोचन गूंजती हुई आवाज में कहता है, मुझे मेरी नागमणि चाहिए और जो भी इसे छुपाएगा उसका काल मैं बनूंगा। तोता आरव की असली पहचान उजागर करता है। तोता बोलता है, मैं सिर्फ शापित राजकुमार नहीं था, मैं नागराज विरोचन का पुत्र हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमारी सुरभि बोलती हैं। तोता कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो जो उसे फिर से रोक सकता हूँ। तोता, आरव और सुरभि समय की गुफा में पहुंचते हैं जहाँ भविष्य और भूतकाल की आवाजें गूंज रही हैं। राजकुमारी कांपती आवाज में बोलती हैं, यह समय सांस लेता है। तोता, जो इस गुफा की सच्चाई को नहीं पहचानता वो खुद समय बनकर खो जाता है। विरोचन गुफा में प्रकट होता है। आरव उसके सामने खड़ा होता है। नागराज विरोचन बोलता है, तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरी सबसे बड़ी भूल है। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं तुम्हारी मृत्यु बनूंगा। दोनों में जादुई युद्ध शुरू होता है। सांप हवा में तैरते हैं। गुफा टूटने लगती है। तोता बताता है कि विरोचन को हराने का केवल एक ही तरीका है, समय से उसका नाम मिटा देना, यानी उसकी यादों की बलि देना। आरव, अगर मैं उसके बेटे की पहचान मिटा दूं तो उसका अस्तित्व समय में खो जाएगा। राजकुमारी दर्द में बोलती है, तो तुम मुझे भूल जाओगे? आरव धीरे स्वर में बोलता है, हाँ, और तुम भी मुझे। महल में सब सामान्य हो गया, लेकिन राजकुमारी अब अकेली है। वो रोज मीनारों पर बैठती है, मगर तोता अब कभी नहीं बोलता। कभी कभी समय को बचाने के लिए समय को ही मिटाना पड़ता है। वो तोता अब चुप है, लेकिन जब अगली पीढ़ी जन्म लेगी, समय फिर से सांस लेगा और नागलोक के अंतिम रहस्य को खोलेगा।